करना है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर करना है एक दूसरे से। जो लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें बिल्कुल करेंगे, जैसे उपेंद्र जी करना चाहते हैं, और जो लोग उनसे क्वेश्चन आंसर करना चाहें वो कर सकते हैं। कुछ पूछना है वो पूछे, मैं माइक दे दूंगा, आप पूछ सकते हैं। साथ ही कोई और भी अगर क्वेश्चन आंसर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे तो उनका भी स्वागत है। कोई मनाही नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है एक्सपीरियंस शेयरिंग वेबिनार में, ठीक है। इससे काफी हेल्प मिलेगा एक दूसरे को समझने का, कैसे ट्रेड करते हैं। सबसे पहले मैं उपेंद्र जी चूंकि यहाँ पर करेंगे अपना एक्सपीरियंस शेयर सबसे पहले, तो इनका हम लोग वो ट्रेड लॉग बुक देखेंगे, यानी कि वो कंसोल वाला। क्या उपेंद्र जी से मैं पूछ लेता हूँ, क्या उपेंद्र जी आप दिखा सकते हैं? क्या मैं आपको स्क्रीन का, आपके स्क्रीन को हम लोग देख सकते हैं? क्या आप दिखा सकते हैं कंसोल ओपन करके अपना ट्रेड का पूरा बही खाता, मतलब जो आपने दिखाया था कंसोल? जी सर। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सर? जी जी, आ रही है, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। जी सर, मैं दिखा सकता हूँ। हाँ, एक मिनट सर। उपेंद्र जी, अभी मैं आपको फिर से माइक दे रहा हूँ, अनम्यूट कर रहा हूँ, फिर आप, मैं आपको दे रहा हूँ एक मिनट, है ना। आपकी स्क्रीन शेयर करेंगे आप, और आप जो है हम लोग को दिखाएंगे। मैं आपको माइक देने की कोशिश दोबारा से करता हूँ। हाँ, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप उधर से कर लीजिए। जी सर, मेरी कर आवाज ली? आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है, बहुत बढ़िया। तो मैं आपका स्क्रीन, मैं आपको दे रहा हूँ, हैंड ओवर कर रहा हूँ स्क्रीन का पावर, आप अपना शो करेंगे स्क्रीन, ठीक है। हम्म। एक मिनट, मैं आपको दे रहा हूँ। देखिए, मैं आपको होस्ट बना रहा हूं ताकि आप अपना स्क्रीन शेयर कर सके हम लोगों के साथ, फिर मैं वापस होस्टिंग ले लूंगा, ठीक है। तो अभी मैंने आपको जी होस्ट किया, अगला स्क्रीन आपको उपेंद्र जी का नजर आएगा। उपेंद्र जी, आप अपना स्क्रीन शेयर करें। जी। अ, एक मिनट। जी, जो आप लोगों को अब स्क्रीन दिखाई देगा वो उपेंद्र जी का दिखाई देगा, ठीक है। नेक्स्ट स्क्रीन, वो अपना कंसोल दिखाएंगे आप लोगों को। देखिए, ये उपेंद्र जी अपना स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं सर आपको सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगा कि मैं आपसे जुड़ा, और उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि एक हमारे आप ही के ग्रुप के स्टूडेंट हैं, और एक मेरे भाई हैं असलम जी। जी जी। उन्होंने उन्होंने आपके बारे में, मुझे कहीं पे मिले थे वो, तो उन्होंने बताया था। तो मैंने हम्म। फिर आपको फॉलो करना और आपको देखना शुरू किया, और फिर आपको ज्वाइन किया। तो उसके बाद से ही चीजें धीरे धीरे सर चेंज हुई हैं। तो मैं सबसे पहले तो असलम भाई का, और उसके बाद आपका, क्योंकि आपसे ही मेरे को सबसे ज्यादा सीखने को मिला है, और उसके बाद बाकी लोगों का, सबका मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप लोगों ने सर मुझे इस यहाँ पे ऐसे बोलने का मौका दिया। स्वागत है सर आपका। तो यहाँ पे मेरी स्क्रीन आपके साथ शेयरिंग में है। ये मेरी वाइफ का नाम है, मैं अपने नाम से नहीं करता हूँ। पहले मैं अपने नाम से करता था, क्योंकि अभी जब बात हो रही है यहाँ पे एक्सपीरियंस की, तो मेरा अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस तो बहुत खराब है। क्योंकि हम्म। मैं जब ट्रेडिंग स्टार्ट किया था, वो बात जी है 2008 की। जी। 2008 ऑलमोस्ट फेब मार्च में मैंने सर ट्रेडिंग शुरू किया था। लेकिन उस टाइम पे बहुत ही नया था, मुझे कुछ नहीं पता था। तो मैंने वहां पे उस टाइम पे लॉस भी किया। और उसका लॉस का सबसे बड़ा रीजन एक ये भी था कि 2008 में ही रिसेशन का टाइम आया था। तो मुझे कुछ नहीं समझ में आता था कि क्या कर रहा हूं मैं और कैसे कर रहा हूं मैं। फिर उसके बाद जब मेरे को थोड़ा सा लॉस हुआ, तो मैंने ब्रेक लिया। मैंने फिर से स्टार्ट किया 2015 के आसपास। जी। वहां पे मैंने फिर से अपना नया एक अकाउंट ओपन किया। एक ब्रोकर है, मैं आप पूछेंगे तो मैं जरूर नाम भी ले सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना ना ना, आप किसी ब्रोकर का, आप पार्टिकुलर अगर, मतलब वो आपके अगर रिलेटिव है तो नाम नहीं ले, अगर नहीं नहीं ओवरऑल सर, इंडिया में वो चल रिलेटिव रहा है ब्रोकर तो आप ले नहीं। सकते हैं। नहीं सर, रिलेटिव कुछ नहीं है, वो नॉर्मल अकाउंट है। लेकिन मैं आज भी उस अकाउंट को यूज नहीं करता हूँ, बिकॉज कि उस अच्छा। टाइम पे फिर से मैंने जब अकाउंट ओपन किया अपने नाम से, तो मुझे फिर से लॉस हुआ। पर उतना ओके ज्यादा नहीं हुआ जितना 2008 में हुआ था। बिकॉज कि उस टाइम पे ओके। मार्केट पूरा नीचे आ रहा था, और आपको तो सब खैर पता ही है, आप तो बहुत पहले से हैं। पर मुझे उस टाइम हम्म। पे इतना ज्ञान नहीं था कि मुझे क्या करना है और कैसे करना है। लेकिन उसके बाद फिर से मैंने स्टार्ट किया 1 साल पहले। 1 साल पहले जब मैंने स्टार्ट किया, तो तब भी मुझे इतना ज्ञान नहीं था। ये भी मैं ओके। मतलब स्वीकारने को तैयार हूं, बिकॉज कि मैं अपनी फॉल्ट में था, मैं अपनी गलतियों में था।
लेकिन जब से आपके साथ जुड़ा हूँ, मैंने आपको बिल्कुल डेट भी बताया कि 25 जनवरी 2021 को मेरा पहला क्लास था, और मेरा जो जी, इन्होंने ये लास्ट। जनवरी मंथ में 25 जनवरी 2021 से इनका पहला क्लास स्टार्ट हुआ था, ये जी 2021 में। जी। जी वो बिल्कुल। मेरा पहला क्लास था। हालांकि मैंने आपसे 3 महीने, 25 जनवरी, अगर मैं जनवरी की बात करूं तो जनवरी के भी 3 महीने पहले ही, 4 महीने पहले ही आपसे बात की थी एक बार कि मैं सर आपको ज्वाइन जी। करना चाहता हूं। आपने मुझे बताया भी था कि हाँ ऐसे ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद फिर भी मैंने 2 महीने वेट किया, बिकॉज कि मैं खुद अपने ही उसमें था कि नहीं मैं कर सकता हूँ, कैसे करूंगा, इधर से करूंगा उधर से करूंगा, लेकिन कर सकता हूँ। क्योंकि मैंने एक दो क्लास, आपको क्लास में भी बताया था कि एक दो क्लास मैंने और भी ज्वाइन किया, एक क्लास मैंने और भी ज्वाइन किया था, और वहां मैं सही हाथों में नहीं था, मुझे हम्म। सही गाइडेंस नहीं मिला। या यूं कह लीजिए कि मेरे को जो आपसे गाइडेंस मिला वो मेरे लिए ज्यादा सूटेबल था और वो ज्यादा अच्छा लगा, और वहां से ओके। फिर लाइफ चेंज हुआ। अभी देखिए सर, मेरे स्क्रीन शेयरिंग में है, जी आपके जी। सामने ये मैं मेरा बता दूं पोर्टफोलियो सारे है। व्यूअर को और सारे लोगों को, ये उपेंद्र जी का स्क्रीन शेयर हो रहा है, स्क्रीन देख रहे हैं। और ये यहाँ पे उपेंद्र जी का नाम नहीं है, बल्कि उनकी वाइफ का नाम है, यानी ये जी, अकाउंट उनकी वाइफ के नाम से, लेकिन हैंडल उपेंद्र जी करते हैं। करते हैं। क्योंकि बिल्कुल। मैं अपने ऑलरेडी 2 अकाउंट अपने नाम से चला चुका हूं, मेरे को लगा कि यार हो सकता है, नॉलेज तो हर आदमी अपने आप को बहुत नॉलेजेबल समझता है, मैं भी समझता था, लेकिन इस दुनिया में सीखने का कोई अंत नहीं है। बिल्कुल। तो वो बात मेरे को बहुत लेट रियलाइज हुई इस फील्ड में। अपने खुद के फील्ड में तो मेरे को बहुत जल्दी रियलाइज हो गई थी, क्योंकि मैं हम्म। साइबर सिक्योरिटी में हूँ, 15-17 साल का एक्सपीरियंस है। हाँ, और उपेंद्र जी, आपको थोड़ा डिस्टर्ब करना चाहूंगा। आप एक बार सिर्फ, चूंकि अभी आप होस्ट हैं, तो अभी आप एक बार ये देख लें कि क्या कोई व्यक्ति वेटिंग रूम में तो नहीं बैठा हुआ है। जी, अगर वेटिंग रूम में है तो आप उसको एडमिट कर लीजिए। नहीं सर। ओके है सर, ठीक। ओह सॉरी। जी। जी ओके। तो जैसा कि मैं बता रहा था सर आपको और बाकी मेरे भाई बहन लोगों को कि मैं अपने आप को भी बहुत होशियार समझता था, लेकिन आप होशियार हर फील्ड में नहीं हो सकते हैं। आपको एक सही गाइडेंस और सही तरीके की नॉलेज होनी चाहिए, वो आपको किसी ना किसी गुरु से मिलती ही है। मेरे को अपने फील्ड में ऑलरेडी 15-17 साल हो गए हैं, तो मुझे उस टाइम पे सही गाइडेंस मिली थी, और वो गुरु आज भी मेरे साथ है 17 साल ओके। से। और ये अभी मेरा आईटी डिपार्टमेंट में, ये आईटी में आईटी काम करते हैं ना। डिपार्टमेंट मैं सर, मैं साइबर जी। सिक्योरिटी में हूँ, उससे पहले मैं नेटवर्क सिक्योरिटी में था, उससे पहले मैं नेटवर्क में था, प्योर नेटवर्क। ओके। और मैं आज भी 30 लोगों की टीम को हैंडल करता हूँ, इसलिए मेरे को रोज ट्रेडिंग करने का टाइम नहीं मिलता है। मैंने बीच में एक बार ट्राई भी किया था आपका वो मंथली डेली वाला प्लान या लेके, या। लेकिन उसमें भी मैं कई बार रेगुलर नहीं आ पाता था, बिकॉज कि हम्म। कुछ होती हैं प्रॉब्लम्स। कई बार रात में 3 बजे तक, 4 बजे तक, सुबह 5 बजे तक कॉल भी अटेंड करनी होती है, तो वो सुबह मैं ट्रेडिंग नहीं कर पाता था। तो वो खैर कोई बिल्कुल। प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। स्टार्ट मैंने जब ये लास्ट ईयर अगस्त में, जुलाई में किया, वो मैंने बहुत कम अमाउंट से किया था, बिकॉज कि मैं ऑलरेडी 2 बार दूध का जला हुआ था। ओके। तो यही रीजन है कि अगर मैं आज इस चीज का पछतावा करूं कि यार मैंने उस टाइम पे पिछले 1 साल में 5 लाख लगाए होते, 10 लाख लगाए होते, तो वो उसका तो खैर कोई आंसर ही नहीं है। बिकॉज कि यहाँ पे जो मैंने सीखा वो रिस्क मैनेजमेंट प्लस क्वांटिटी से कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको कंसिस्टेंसी पे फोकस करना चाहिए। बिकॉज की क्वांटिटी आप कभी बिल्कुल। भी ऊपर नीचे कर सकते हो आपके रिस्क एपिटाइट की वजह से। तो यहाँ पे मैंने वही किया था सर। अब आप बताएं कि मैं आपको आप क्या अपना दिखा सकता कंसोल हूँ। दिखाएं। कंसोल। और ये मेरा जो ट्रेडिंग अकाउंट है, ये प्योरली स्विंग ट्रेडिंग का है, इसमें मैं इंट्राडे बिल्कुल नहीं करता हूँ। ओके, चलिए बढ़िया है।
चलिए, एक्सपीरियंस मायने रखता है, आप स्विंग करें, पोजिशनल करें, इंट्राडे करें, यहाँ जी एक्सपीरियंस शेयरिंग वेबिनार हो रहा है ना, तो हम लोग जी सर। एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ कि क्या एक्सपीरियंस रखना चाहिए, क्या टैक्टिक यूज करना चाहिए, क्या पेशेंस यूज करना चाहिए आप अपने ट्रेडिंग जर्नी में, क्योंकि स्विंग और इंट्राडे में सिर्फ टाइम फ्रेम का डिफरेंस होता है, चीजें सारी वही होती। जी सर, बिल्कुल मैं भी यही कहने वाला था कि सिर्फ और सिर्फ टाइम का और डे का टाइम फ्रेम का डिफरेंस होता है। इसमें आपको सारी चीजें वही होती हैं। आपके इंट्राडे कोर्स से ही, आपने जो इंट्राडे कोर्स कराया, जिस टाइम फ्रेम पे कराया, उसी को अगर मैं एक अलग टाइम फ्रेम पे लेके जाऊं तो वही पोजिशनल और तो वही मैं तो स्विंग हो अपने जाता इंट्राडे कोर्स में बोलता भी हूँ लोगों को है। कि बिल्कुल, मैं तब जो वही चीजें तो सीखा हूं इंट्राडे में सर मैं। बताऊंगा आप उसको जस्ट मॉडिफाई करेंगे तो वो स्विंग में कन्वर्ट हो जाना। करेक्टली, बिल्कुल। बिल्कुल सर, वहीं से सीखा हूं मैं, क्योंकि मुझे तो टाइम फ्रेम का भी नहीं पता था कि टाइम फ्रेम क्या चीज होती है जी उससे पहले, ये जनवरी 25 से पहले। बिल्कुल। तो ये है सर। अब इसमें आप बताएं कि आप या बाकी जो हाँ, बाकी हैं। लोग देखना चाहते हैं आपका कि आपने कितना बार लॉस किया और कितना बार जी, प्रॉफिट किया। इसको ये सर, मैं ये 18 जून से आ रहा है डिफॉल्ट, बिकॉज जी जी जी। सॉरी। तो मैं इसको एक साल, अगर मैंने आपको शायद जुलाई से भेजा था, मैं 1 जून से भेजता हूँ, बिकॉज हाँ कि करिए मैं करिए। 1 जून में था भी नहीं, इसीलिए। ओके, ये 1 जून 2020 से ये दिखा रहे हैं आपको अभी तक लेकिन का। लेकिन देखेंगे आप कि अगस्त से ही स्टार्ट हो रहा है। ओके ओके, या अगस्त से, अगस्त 2020 से स्टार्ट हो रहा है इनका। हाँ, और ये। अगस्त 2020 में इनको देखेंगे तो ये बहुत सारे रेड निशान आपको नजर आ रहे होंगे, जी ये सारे बिल्कुल। लॉस वाले हैं अगस्त 2020 में। और इनका ट्रेनिंग हुआ था मेरे साथ, जनवरी से स्टार्ट हुआ था, 25 जनवरी से, जी, 25 जनवरी से आसपास, यानी कि यहाँ से अगर जनवरी मंथ से इनका ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट हुआ और इसके बाद से इनका ये रिजल्ट है जो कि सिर्फ ग्रीन में ही नजर आ रहा है। इसके जी पहले इनको यहाँ पे लॉस भी हो चुका था, पहले वाला अपना ट्रेडिंग जिस तरह से जी ये करते थे। जी, ये जो मेरा लास्ट रेड कलर का निशान है वो 20 जनवरी का है सर। जी, 20 जनवरी 2021। जी। और हम्म उसके बाद 25 जनवरी सर यहाँ है, ये यहाँ से आपकी क्लास स्टार्ट हुई मेरे यहाँ साथ। से मेरी क्लास स्टार्ट हुई थी। जी। तो जब मैंने स्टार्टिंग में लॉस किया, तो बीच में अपने आप को बिल्कुल अलग कर लिया था, मार्केट से नहीं लेकिन ट्रेडिंग और टर्मिनल से। जी जी मार्केट में जरूर देखता था, ट्रेड टर्मिनल भी ओपन करता था, लेकिन ट्रेड नहीं लेता था, बिकॉज कि आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड। मैं जस्ट ये समझना चाह रहा था कि पिछली 2 बार की जो गलतियां हैं, मैं उसको तीसरी बार क्यों दोहराऊं, उसको मैं बिल्कुल। समझूं पहले। ओके। तो उस दौरान मैं इधर उधर काफी भटका, और फिर मेरे को कहीं से आपका लिंक मिला, मैं आपको अटेंड किया, और फिर आपके कोर्स को भी मैंने, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपने आप को बहुत टेक्निकल इस फील्ड में, अपने फील्ड में तो मैं जो हूँ वो ठीक है, लेकिन इस फील्ड में मैं अपने आप को बहुत वो समझता था। तो उसके बाद भी फिर मैंने 1 महीना ऑलमोस्ट और लगाया। जनवरी का कोर्स फरवरी तक चला। उसके बाद मैंने मार्च में अपने आप को पूरा टाइम दिया, फिर से समझा। आज भी जो आपने सिखाया है उसकी कॉपी मेरे सामने रखी हुई है, ओके ओके। क्योंकि उसको मैंने बढ़िया। बिल्कुल क्या बोलते हैं हिंदी में, जिल्द वगैरह चढ़वा के और बिल्कुल ऐसे रखा हुआ है कि मैं उसको लाइफ टाइम नहीं भूल सकता। और कभी दिमाग से नहीं भी आती है कोई चीज तो मैं उसमें रिवाइज करता हूँ जाके, क्योंकि मेरे को ओके। आपको कभी ये रिक्वेस्ट ना करना पड़े कि सर इस वाले वीडियो का एक बार रिकॉर्डिंग दे देंगे क्या। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैं अननेसेसरी क्यों परेशान करूं, मैं ऑलरेडी क्लास ले चुका हूं। ये मेरा कैपेबिलिटी है कि मैं उसको कैसे रिवाइज करता बिल्कुल। हूं। तो उसके बाद का सर ये है। अब और इसमें अगर कोई पूछना चाहे कि स्ट्रेटेजी क्या है, क्या नहीं है, सर के कोर्स में क्या नहीं है, मुझे तो ये सवाल का जवाब चाहिए। अगर बाकी लोग अगर स्ट्रेटेजी पूछना चाहते हैं तो आप लोगों ने इनका कंसोल देख लिया, आप लोगों ने, सारे लोगों ने इनका कंसोल देख लिया अपना, ये इन्होंने लॉगिन करके दिखाया है, इसलिए यहाँ पे कोई शक का भी गुंजाइश नहीं रहता है। तो अब मैं चाहूंगा कि वापस मैं स्क्रीन ले लेता हूँ इनसे, और फिर हम अपने स्क्रीन पे चलेंगे और वहां पर फिर बातचीत, इनसे सवाल क्वेश्चन आंसर करेंगे हम लोग, है ना। तो पहले मैं इनसे स्क्रीन वापस ले लेता हूँ,
उसके बाद। तो आप मुझे जरा अपना स्क्रीन जो है दे देंगे सर? जी सर, मैंने स्टॉप ओके, कर दिया शेयरिंग। जी जी, अब मैं अपना स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। हो डिसेबल पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग अभी तक मैं 1 मिनट होस्ट कर लेता हूँ, अपने आप को बना लेता हूँ। नहीं, आपने अभी तक स्क्रीन शेयरिंग होस्टिंग मुझे दिया नहीं है। ओ, एक मिनट सर, मैंने एक्चुअली ऑलरेडी आप आरके ट्रेडिंग पर होस्ट पर क्लिक करेंगे जी सर, तो बिल्कुल होस्ट। बिल्कुल। सर अब आप होस्ट हैं। ठीक है, नाउ क्लियर। गुड इवनिंग। हाँ उपेंद्र जी, आपको भी मेरी आवाज जा रही है? हाँ, चैट बॉक्स में लिख दिया और बोल भी दीजिए, तो बाकी जी लोग आप क्वेश्चन जी क्वेश्चन सर। आंसर अब आप उपेंद्र जी से पूछ सकते हैं। आप लोग जितने भी लोग हैं, उपेंद्र जी से जो चाहे पूछिए। इनका किस तरह का ट्रेडिंग करने का तरीका स्टाइल है, इस तरह की चीज आप पूछ सकते हैं। कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, और भी तो कुछ पूछना है तो जरूर पूछिए। इन्होंने अपना कंसोल दिखा दिया ईमानदारी पूर्वक, कुछ छिपाया नहीं, आईडी डाल के सब कुछ दिखा दिया अपना ऑन करके। कोई जो पूछना चाहेंगे अपना नाम लिखेंगे चैट बॉक्स पे, मैं उनको अनम्यूट कर दूंगा। कोई पूछना चाहते? आपने जो अभी दिखा है वो पीएलएन इंट्राडे का था। ओके, संजीव जी पूछना चाह रहे हैं, शायद इन्होंने सुना नहीं, शायद संजीव जी ने। ये लिख रहे हैं, संजीव जी लिख रहे हैं उपेंद्र जी कि आपने जो अभी दिखाया वो पीएनएल इंट्राडे का था क्या? अनम्यूट कर लीजिए उपेंद्र जी। जी सर, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। नहीं सर, वो प्योरली स्विंग ट्रेडिंग का था। इवन वो मैं स्विंग ट्रेडिंग। कहूंगा कि वो पोजिशनल का भी नहीं था। पोजिशनल का भी मेरा एक और अकाउंट है। पोजिशनली ये अलग करते हैं, यानी होल्डिंग अलग रखते हैं, स्विंग ट्रेडिंग अलग रखते हैं, और इंट्राडे ये बिल्कुल स्विंग अलग। ट्रेडिंग का ही है। जी मैं हमेशा ये भी कहता हूँ कि अकाउंट हमेशा अलग होना चाहिए, इंट्राडे का अलग होना चाहिए, स्विंग का अलग होना चाहिए, और होल्डिंग का अलग होना चाहिए, क्योंकि मिक्स सर कभी नहीं करें। कंफ्यूजन कभी नहीं होना चाहिए। ट्रेडिंग मार्केट, लाइव मार्केट में अगर आपको कंफ्यूजन है या आपको उस दिन कोई काम है और आप जल्दबाजी में ट्रेडिंग करेंगे या जल्दबाजी में कोई पोजीशन बनाएंगे तो वो आपके लिए हानिकारक ही रहेगा। आपको नहीं बोल रहा हूँ सर, मैं बाकी लोगों के लिए बोल रहा जी 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 बिल्कुल। हाँ उपेंद्र जी, कुमार स्वामी साहब, मैं आपको अनम्यूट करूं? मैं आपको अनम्यूट करता हूं, आप उधर से पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके। नो, अच्छा नहीं कर सकता, ठीक है, तो आप नो माइक। ओके ओके ओके, ठीक है, तो आप लिखिए लिखिए, कोई बात नहीं, चैट बॉक्स में लिखिए। जो पूछना चाहते हैं बिल्कुल माइक ले लेंगे, मैं माइक दे दूंगा, आप अपना नाम लिखेंगे, मैं माइक दे दूंगा। टाइप कर रहे हैं वो सवाल। हाँ उपेंद्र जी, इनका सवाल पढ़िए, लिख रहे हैं ये, क्या लॉन्ग टर्म स्टॉक्स एंड स्विंग ट्रेडिंग का स्टॉक डिफरेंट लेते हैं? ओके ओके, मैं समझ गया। आप अनम्यूट अपने तरफ से मत करिए। हूँ। हाँ ओके आप सर जी। आप म्यूट अपने तरफ से मत करिए, मैं अनम्यूट ही आप रहिए, क्योंकि आपसे सवाल जवाब हो रहा है, तो आपको अनम्यूट जी, करने म्यूट करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ बोलिए उपेंद्र जी। तो लॉन्ग टर्म का स्टॉक को स्विंग में भी यूज करते हैं? हाँ सर, मैं बिल्कुल करता हूं। आपने अगर किसी
स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए दिया है या मैंने किसी स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए सेलेक्ट किया है, अगर मुझे स्विंग में कुछ प्रॉफिट लगता है तो मैं बिल्कुल उसको बुक करता हूँ। बिकॉज कि आपने ही कहा है कि अगर प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे तो आपको लास्ट में लॉस बुक करना पड़ेगा, लेकिन बुक ऐसा पोजिशनल में नहीं होता है ज्यादातर। करना। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे अकाउंट्स दोनों अलग अलग हैं, पोजीशन के अलग और स्विंग के अलग, तो मैं दोनों में पोजीशन बनाऊंगा अगर मेरे को कन्विक्शन ज्यादा है तो। ओके। पोजिशनल वाला पोजिशनल की जगह रहेगा, लेकिन स्विंग में अगर मेरे को प्रॉफिट आ रहा है तो मैं बुक करूंगा। अब देखिए ये संजीव यादव जी एक सवाल लिख रहे हैं कि मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता हूं और स्विंग करते करते पोजीशन हो जाता हूं, यानी ये स्विंग ट्रेडिंग करते करते उसको होल्डिंग में लेके चले जाते हैं, वो डिलीवरी पकड़ के बैठे रहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, इसका कोई सॉल्यूशन दीजिए। सोल्यूशन सर, देखो सर मैं इतना ज्ञानी तो नहीं हूं, इसका लेकिन एक ही सॉल्यूशन है, दोनों अकाउंट डिफरेंट रखिए। जी इसका एक ही सॉल्यूशन है संजीव जी, दोनों अकाउंट डिफरेंट रखिए, पोजिशनल के लिए अलग रखिए और स्विंग के लिए अलग रखिए। स्विंग को स्विंग के हिसाब से ही देखना है, पोजिशनल को पोजिशनल ही देखिए। पोजिशनल के ठीक हिसाब है, से ही देखें। दोनों अकाउंट अलग, मैं हमेशा कहता हूं 3 अकाउंट रखने चाहिए, इंट्राडे का अलग, स्विंग का अलग, पोजिशनल का अलग। याद रखिए खिचड़ी नहीं करना है। होता क्या है कि कभी अगर पोजिशनल भी उसी अकाउंट में कर रहे हैं जिसमें स्विंग कर रहे हैं, तो पोजिशनल जिसको लॉन्ग टर्म रखा है वो भी स्टॉक कभी कभी सेल हो जाएगा आपसे, और जिसको स्विंग पकड़ के रखे वो भी कभी कभी होल्ड हो जाएगा और खिचड़ी हो जाएगा, पता नहीं चलेगा उसमें। ठीक है, वैसा ही करना है, तो उसको स्ट्रीट एसल के साथ जैसा हर्षित जी लिख रहे हैं बिल्कुल स्ट्रीट एसल रखिए और स्विंग को स्विंग के हिसाब से लेके चलिए। पर एक में ज्यादा हो जाता है, ये प्रॉब्लम है कि स्टॉक का नंबर आप बढ़ा लेते हैं। अब उपेंद्र जी बताएंगे कि ये स्विंग के लिए एक बार में कितने स्टॉक रखते हैं। सर मैं रखता हूँ मैक्स टू मैक्स मैक्सिमम 20 और मिनिमम 5। तो 5 तो नहीं हो पाते हैं, लेकिन हाँ नॉर्मल एवरेज जो चलता है वो 12 से 16 के बीच में रहता है। 12 से 16 नॉर्मल। लेकिन मैं स्विंग को अगर मैं 12 से 15 स्टॉक रख रहा हूं, आप ज्यादा भी रख सकते हैं और पोजिशनली भी ज्यादा रख सकते हैं। आप बस उसका मॉनिटरिंग करते रहिए। पोजिशनल के लिए इतना मॉनिटरिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन स्विंग के लिए आपको एनालिसिस डेली बेसिस पे करना है। और मैं 5000 या 500 स्टॉक्स का डेली एनालिसिस नहीं कर सकता हूं, तो मैं 15 स्टॉक का तो कर ही सकता हूं। तो मैं डेली एनालिसिस उनका करता हूं, साइड बाय साइड जो मेरे को अच्छे लग रहे होते हैं उनका भी एनालिसिस करता हूं, ताकि मैं जब भी मौका लगेगा तो मैं उनमें उस पोजीशन स्विंग ट्रेडिंग के लिए बना पाऊं। ओके। स्वामी साहब का सवाल है कि मेरा लॉन्ग टर्म का साइज 2 लाख का है, ठीक है, छोटा सा है, स्विंग के लिए कितना अमाउंट रखना चाहिए। सर अमाउंट तो आपने देखा, मैंने आपको रेड कलर ग्रीन कलर दिखाया। रेड कलर एक जगह दिखाया वहां पे -360 था, तो 360 रुपए का या अगर लॉस है तो वो मेरी रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से था। उस मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया कि 2 बार मैं दूध का चला हुआ था। मैंने बहुत कम अमाउंट से स्टार्ट किया था। मैंने पहले 30,000 से स्टार्ट किया था, आज वो अकाउंट 1,00,000 2,000 3,000 के आसपास तक पहुंचा है। तो वाह। इससे मैटर नहीं करता है सर कि आप, जैसे आप खुद भी बोलते हैं कि आपको कितना अमाउंट या कितना क्वांटिटी लेना चाहिए, इट्स अप टू यू, आपके जेब में कितना है और आप कितना मार्केट से लेना चाहते हैं। अभी मेरे को पता है कोई भी स्टॉक की ऊपर जाने वाला है, लेकिन कोई लिख के तो देने वाला नहीं है कि ये इतना ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो भी मेरे को वहां पे अपना रिस्क यूज करना ही करना है। तो रिस्क मैनेजमेंट आपको सबसे पहले यूज करना है, तभी आपको आपको अपने ऊपर भी इतना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है और नहीं आपको किसी कॉल पे। तो लेकिन हाँ, आपको सीखने के लिए आप बिल्कुल सीख सकते हैं। मिनिमम या जो भी आपका वैल्यू है आप उससे स्टार्ट करिए। अच्छा, एक है सवाल सोमदेव जी का, शॉर्ट टर्म में जो स्टॉक लेकर रखा हूं उसके ऊपर एवरेजिंग करना ठीक रहेगा क्या। अगर वो ऊपर जाता है तो आप एवरेज कर सकते हैं सर। मेरे को लगता है, जो मैं सीखा हूं, अगर वो नीचे आ रहा है और आपको कन्विक्शन है कि वो इसी लेवल तक नीचे आएगा या उसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वहां पे, तब तक आप ठीक है करिए, लेकिन अपने रिस्क के हिसाब से। मैंने अल्टीमेटली अप्रेजिंग रिस्क का करने का नाम आएगा ही तरीका आएगा। मैंने अप्रेजिंग करने का तरीका बताया था सोमदेव जी, कभी भी गिरते हुए रुके हुए घोड़े पे एवरेजिंग नहीं करना है, दाव नहीं लगाना।
हमेशा भागते हुए घोड़े पे दाव लगाते हैं, दौड़ते हुए घोड़े पे दाव लगाते हैं। जो स्टॉक कंटिन्यू ऊपर जा रहा है आप उसको एवरेज कर सकते हैं, क्योंकि वो ऊपर से और ऊपर जा सकता है। लेकिन कोई अगर स्टॉक नीचे गिर रहा है, अगर आप उसको एवरेज करते हैं तो वो नीचे से और नीचे गिर सकता है, ठीक है, और वो गिर के यस बैंक बन सकता है। ठीक है, गिरा यस बैंक 400 से, लोगों ने 300 पे एवरेज मारा, 300 से गिरा 200 पे आया, लोगों ने फिर एवरेज मारा, 200 से 150 पे आया, लोगों ने फिर एवरेज मारा, 150 से 100 पे आया, लोगों ने फिर एवरेज मारा, करते करते आज वो 13 रुपए पे हो गए। कभी भी गिरते हुए स्टॉक्स में एवरेज नहीं करना है आपको। जब भी एवरेजिंग करना है पोजिशनली स्विंग ट्रेडिंग, वो हमेशा बढ़ते हुए स्टॉक्स में एवरेज करना है, हमेशा ऊपर जाते हुए स्टॉक पे एवरेज करना है। कब? जब वो कंसोलिडेट करे। ऐसा नहीं कि भाग रहा है तो हम एवरेज कर लें, दौड़ रहा है तो हम एवरेज कर लें ना। जब वो कंसोलिडेट करे, एक जगह पे स्थिर हो जाए, देन चूंकि वो भागने वाला स्टॉक, वो भाग ही रहा है, वो अप ट्रेंड में चल रहा है, तो जब वो थोड़ा रुक जाएगा हम वहां पे एवरेज कर लेंगे। जी सर, ठीक मैं है इसमें सोमदेव एक जी। एक बात बोलना चाहूंगा सर, जी। कि बाकी लोगों को, हम्म। कि बाकी सब लोग आपके वीडियोस देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं, मैं भी आपके वीडियोस देखता हूं, आपने जो पढ़ाया बाकी लोगों को भी वही पढ़ाया। हम्म। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो वर्ड्स या जो लाइंस आप बोलते हैं उसको कितना आप याद रख पाते हैं और कितना समझ पाते हैं। अगर उतना ही कर लिया ना तो उतने में तो बेड़ा पार हो ही जाएगा, आज नहीं तो 1 साल बाद, बिकॉज कि वो एक्सपीरियंस तो समय के साथ ही आएगा। मैंने आज एक सवाल दिया था, आपके सवाल मेरे जवाब में एक व्यूवर का आंसर कर रहा था। जब वो कह रहे थे कि मैं लॉस में था, 870 का कॉल दिया हुआ था, 870 के ऊपर बाय लेना था, मोतीलाल ओसवाल ये एंजल ब्रोकिंग का और वो 770 तक चलाया। जब वो वापस घुमा 860 पे तो मैं निकल गया। तो मैंने कहा कि लॉस में बैठना कोई बहादुरी का काम नहीं है, जो लोग प्रॉफिट में बैठे रहते हैं वो बहादुरी का काम है, क्योंकि लोग जैसे ग्रीन देखते हैं भाग जाते हैं। ग्रीन जी। होता है उनका अकाउंट, वो तुरंत लेके प्रॉफिट निकल। तो जो बहादुरी है प्रॉफिट लेके बैठे रहना, प्रॉफिट में बैठे रहना बहादुरी, उसमें लॉस में बैठना बहादुरी नहीं होता है। इस लाइन का मतलब अगर लोग समझ गया होगा तो लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। लॉस में तो बैठते ही है, मजबूरी है, वो आप नहीं बैठे, आपको मजबूर करके मार्केट बैठाया है, ठीक है, क्योंकि आप लॉस में। लेकिन जब वो प्रॉफिट देने जा रहा है आपके तरफ, आपकी तरफ वो आ रहा है, आपके प्राइस के पास आ रहा है, फिर उससे भागना क्या जरूरी है, वो तो आपके पास आ रहा है ना। तो उस वक्त बैठिए, बहादुरी वहां पर है, उस जगह पे बहुत बड़ी बहादुरी दिखानी कि उसको होल्ड करके बैठेंगे। ठीक है, हाँ, अब वो नीचे जा रहा है फिर भी आप बैठे हैं, इसका मतलब है बंदे ने कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस नहीं लगाया, तभी तो वो नीचे जाने पे भी बैठा रहा। इसका मतलब उसका कोई एरिया ही नहीं था स्टॉप लॉस का, यानी उसने अनलिमिटेड रिस्क रखा था। रिस्क कभी भी अनलिमिटेड नहीं रखना है, रिस्क हमेशा लिमिटेड रखना है, जो कि आपको बताया गया है। अच्छा, एक सवाल है इनका, हरपले साहब का, शिवा हरपले साहब जी कह रहे हैं अदर देन इक्विटी स्टॉक्स और कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं आप, ईटीएफ, गोल्ड, म्यूचुअल फंड नहीं सर, एक्सेट्रा? इसके अलावा मेरा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। मेरी इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ फिर प्रॉपर्टीज में है, ओके। फ्लैट्स प्लॉट्स जो भी हैं हम्म। सिर्फ उसमें है। बढ़िया बढ़िया। ऑनलाइन या डिजिटली सिर्फ और सिर्फ इक्विटी में। ओके। राहुल पटेल साहब लिख रहे हैं अभी तो मार्केट कंटिन्यूस अप ही जा रहा है, तो स्विंग में बाय करके चलते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मार्केट में डाउन फेज भी आता है, तब क्या करना है स्विंग में? बिल्कुल, अभी मार्केट वन साइडेड मूवमेंट है, एकदम हाँ। सही कहा आपने, मार्केट अभी वन साइडेड मूवमेंट है। तो याद रखिए, जब मार्केट वन साइडेड मूवमेंट है तो कैश में तो आप नहीं बेच पाते हैं, शॉर्ट सेल करके आप पैसा बना सकते हैं, लेकिन कैश में नहीं बना पाएंगे, फिर आपको फ्यूचर में करना पड़ेगा, तब आप फ्यूचर में शॉर्ट सेल कर सकते हैं, होल्ड करके लेके जा सकते हैं। लेकिन चूंकि मैं कहता हूं आपको कैश में काम करना है सबसे पहले, तो जब कैश में हम तब काम करेंगे जब मार्केट हमारे हिसाब से चलना स्टार्ट करेगा, यानी हम उस वक्त जो पैसा कमाए हैं वो कैश हाथ में रखेंगे। वारेन बफेट का एग्जांपल देता हूं, वारेन बफेट के पास अभी अरबों रुपए का पैसा ऐसे ही यूजलेस पड़ा हुआ है, उन्होंने कहीं इन्वेस्ट नहीं किया। क्यों जानते हो? वो कह रहे थे, अभी मैं उनका लेटेस्ट इंटरव्यू सुन रहा था, वो कह रहे थे मार्केट अभी गिरा कहाँ है। तो पूछा सर कोरोना में इतना तो गिरा, बोला कहाँ गिरा भाई, मार्केट मार्केट अभी गिरेगा ना तब मैं लगाऊंगा उस पैसे का। यानी उन्होंने जो प्रॉफिट कमाया ना सर, उस प्रॉफिट के पैसे को अभी उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से मार्केट अभी और नीचे आएगा तब वो लगाएंगे। इसका मतलब वो पेशेंस लेके उस पैसे को बैठे रहेंगे, और जब मार्केट उनके हिसाब से घूमेगा तब वो फिर पैसा लगाएंगे। राहुल जी, समझ में आ रहा है बात? सर इसमें एक पॉइंट मैं भी ऐड करना चाहूंगा। जी। अगर आपको अपना पैसा अकाउंट में दिख रहा है, इसका मतलब आप ये मत समझिए
कि वो चला गया, वो अकाउंट में हाँ दिख रहा है, यानी कि आप ही की जेब में है। आपको बिल्कुल मौका मिलेगा तभी आप लगाएं, अदरवाइज आप उस पैसे को सामने उसी अमाउंट को देखते रहें, चाहे 1 महीना लगे चाहे 2 महीना लगे। जी जी। अभी देखिए अशोक जी अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो अशोक जी को भी अच्छा एक्सपीरियंस इधर 15 दिन में हो गया होगा। अशोक जी क्या आप माइक ले सकते हैं? अशोक हंदुजा साहब। हर्षित पांड्या जी का एक सवाल है, पोजिशनल में भी एसएल रखना चाहिए? सर पोजिशनल में भी एसएल रखना चाहिए, लेकिन चूंकि पोजिशनल में आप एसएल चार्ट पे नहीं लगा सकते हैं, आपके दिमाग में होता है, तो एक परसेंटेज मान के चलते हैं कि कोई स्टॉक अगर इस प्राइस से 5% नीचे गिर जाएगा, कोई प्राइस 10% गिर जाएगा तो हम निकल जाएंगे, तब हम उस तरह का एक एसएल मेंटेन करके चल सकते हैं। या कोई मूविंग एवरेज पकड़ लिया कि इस मूविंग एवरेज के नीचे निकल जाएगा तो हम निकल जाएंगे, इस मूविंग के ऊपर आएगा फिर ले लेंगे। अशोक जी चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आंसर, क्या आप माइक लेना चाहेंगे? और किसी का कोई सवाल? जब तक कंपनी का फंडामेंटल खराब नहीं होता तब तक स्टॉक से नहीं निकले, स्वामी साहब कह रहे हैं, क्या ये सही काम है? फंडामेंटल जब तक खराब नहीं होता तब तक आपको स्टॉक से नहीं निकलना चाहिए। ये उस वक्त काम करेगा स्वामी साहब जब आप पोजिशनली होल्डिंग वाला काम कर रहे हैं, ठीक है? जब आप होल्डिंग लेके बैठे ये उस वक्त काम करेगा। हाँ शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग में ये काम बिल्कुल नहीं करता, ठीक है? इस काम शॉर्ट टर्म और स्विंग ट्रेडिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मूवमेंट को कैच करते हैं, है ना, हम लोग मूवमेंट को पकड़ते हैं। जी। लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या करते हैं, हम लोग कंपनी से शादी कर लेते हैं। दैट मीन समझिए कि एक तरह से शादी करते हैं, शादी करते हैं घर परिवार देख के ना, तो उसी तरह हम लोग कंपनी के मैनेजमेंट को देखते हैं, कंपनी का काम धंधा देखते हैं, सब कुछ देख के तब उसके साथ शादी ब्याह करते हैं, यानी उसमें होल्डिंग लेते हैं। और जब होल्डिंग लेते हैं तब तक जब तक उसका घर परिवार खराब नहीं हो जाए, उसका मैनेजमेंट खराब नहीं हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग बैठे रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि आज भी हमारे वैसा ही चल रहा है, आज भी इन्फोसिस वैसा ही चल रहा है, आज भी एशियन पेंट वैसा ही चल रहा है, उसका मैनेजमेंट अच्छा है ना। हर्षित जी लिख रहे, संजीव जी लिख रहे हैं, और एसल नहीं कल रहा पर स्टॉक साइडवेज हो जाए तो उस केस में स्विंग का क्या करना चाहिए? प्रॉपर स्टॉप लॉस का वेट करेंगे हम लोग, या फिर आप स्विंग का एक टाइम फ्रेम नोट कर लें कि आपको 15 दिन का आप स्विंग मान के चलते हैं, 20 दिन का एक स्विंग मान लेते हैं, है ना? आप अपने दिमाग में स्विंग मान के चलिए। लोग यहाँ पे, भारत का सबसे दुर्भाग्य है, हमारे भारत देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है स्विंग ट्रेडिंग मतलब 3 दिन, ठीक है? स्विंग ट्रेडिंग मतलब 3 दिन, 3 दिन में हो गया तो ठीक, नहीं तो कोई स्विंग ट्रेडिंग नहीं। ये गलत थिंकिंग है हमारे भारत का, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। यहाँ स्विंग ट्रेडिंग का मतलब लोग 3 दिन समझते हैं, 3 दिन का कोई स्विंग ट्रेडिंग नहीं होता। 3 दिन तो वो बेचारा अकाउंट में आने में लगता है, कोई भी स्टॉक आप खरीदते हैं तो वो होल्डिंग में आने में 3 दिन लग जाता है, T+2 वर्किंग डे, स्विंग कहां से हो जाएगा? ठीक है? तो 3 दिन का कोई स्विंग ट्रेडिंग नहीं होता। हाँ एक सप्ताह से ऊपर का आप टाइम पीरियड लेके चल सकते हैं, तो आप अपना पैरामीटर सेट कर लीजिए संजीव जी कि 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने का मैं स्विंग पकड़ता हूँ। इस बीच अगर मेरा टारगेट आ गया तो ठीक है, नहीं तो मैं दूसरे स्टॉक में कन्वर्ट हो जाऊंगा। समझ में आ रहा है बात? उपेंद्र जी लिख रहे हैं कि आप स्विंग इसलिए करते हो क्योंकि टाइम नहीं मिलता है, या आप स्विंग को अच्छे से समझते हो इसलिए? कैसे क्यों करते हैं हर्षित जी? ये उपेंद्र जी, हर्षित जी का सवाल है कि स्विंग को अच्छे से समझते हैं इसलिए, या टाइम नहीं मिलता इसलिए स्विंग करते हैं? सर मेरे को टाइम नहीं मिलता इसलिए मैं स्विंग में आया था, और जब मैंने स्विंग को करना स्टार्ट किया तो मैं अच्छे से समझने लगा। बिकॉज कि अ, अगर मैं इंट्राडे के लिए मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं बिल्कुल इंट्राडे को भी अच्छे से समझने लगूंगा। लेकिन उसमें आप भी रिस्क, एक, हाँ उसमें रिस्क रिवॉर्ड भी जरूरी है, प्लस उसमें भी आपका एक वीडियो है, आपको इंट्राडे सूट करता है या नहीं, वो भी एक बात है। तो उसमें दीपांकर जी लिख रहे हैं कि आप रिस्क रिवॉर्ड कितना लेते हैं, 1:1 और 1:2? आ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा अभी तक, जो मुझे सबसे अच्छा लगा वो इसलिए कि रिस्क रिवॉर्ड नॉर्मली स्विंग में मैं 1:2 का ट्राई करता हूं, लेकिन अगर मुझे बैंक की एफडी से डबल मिल रहा है तो मैं स्विंग में उसको बुक करता हूं, या ऑलमोस्ट डबल। ओके, ऑलमोस्ट डबल। अभी तक, क्योंकि दीपांकर सर जी। मेरा एक्सपीरियंस बहुत कम है, इसलिए अभी तक हम्म, की स्ट्रेटेजी मेरी यही है कि अगर मुझे बैंक की एफडी से डबल है तो मैं उसको बुक करता हूं, अदरवाइज 1:2 का लेके चलता हूं। स्टॉप लॉस है ही है अपनी जगह, और कन्विक्शन के साथ ही जाऊंगा, अदरवाइज मैं अपने पैसे को अकाउंट में देखता रहूंगा कि कैश इन हैंड कितना है।
कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको ओके रखने में। ओके ओके ओके। हाँ संजीव जी, आपको अनम्यूट किया है, आप अपने तरफ से बोलिए। आप भी अपने तरफ से अनम्यूट कर लीजिए संजीव जी। दीपांकर जी का एक सवाल ले लेते हैं। सर आप बोले कि आपको टाइम नहीं मिलता है, तो आप एसएल कैसे लगाते हैं? एसएल स्विंग ट्रेडिंग में मैं डेली बेसिस पे लगाता हूँ, बिकॉज कि मेरी शिफ्ट टाइमिंग स्टार्ट होती है। वैसे तो देखो सर, मेरी कोई शिफ्ट है नहीं, बिकॉज कि मैं आईटी कंपनी में हूँ और दो टीमें, मतलब कि टोटल 30 बंदे मैनेज करता हूँ। तो मुझे कभी भी किसी का भी फोन आ सकता है कि ये आफत आ गई है, अब आ जाइए सर। तो ये मेरा अपना वो है। लेकिन मैं जरूर मार्केट जब ओपन होता है 9:15 बजे, उसके बाद मैं जरूर लॉग इन करता हूँ। और मार्केट 3:30 बजे बंद होता है, तो मैं 2:45 या 2:50 के आसपास जरूर लॉग इन करके अपनी पोजीशंस को देखता हूँ कि क्या चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग के लिए। मंडे टू फ्राइडे कुछ मीटिंग्स या कुछ कॉल्स मैंने इस तरह से मैनेज किए हुए हैं अपने ऑफिशियली, कि मैं आपका सेशन जरूर अटेंड करूं। अगर उस दिन भी नहीं कर पा रहा हूं तो मैं आपके डेली लाइव वीडियोस तो मैं देखता ही हूं, जो आपने डेली इंट्राडे में किए हैं। ओके और उन इंट्राडे वीडियो से ही काफी कुछ सीखने को मिल जाता है, बिकॉज कि आपने कहा और मैंने भी जैसे बताया कि टाइम फ्रेम का ही तो डिफरेंस है। दीपांक, ये हर्षित जी का अगला सवाल है। स्विंग के लिए आप स्टॉक रेंडमली सेलेक्ट करते हो या टॉप निफ्टी स्टॉक में से? नहीं सर, मैंने टॉप 500 निकाले हुए हैं, बिकॉज कि मैं को इतना टाइम नहीं मिलता है, इवन वीकेंड में भी नहीं मिलता है, बिकॉज कि पूरे 5 दिन ऑब्वियसली मैं ऑफिस की वजह से और इसकी वजह से बिजी रहता हूँ। तो मैं वीकेंड में अपनी फैमिली को टाइम देता हूँ, तो उसमें भी मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है। लेकिन जितना मिलता है मैं उन 500 स्टॉक्स को एक बार गो थ्रू जरूर करता हूँ। और ओके। मैंने जो मार्किंग लगाई हुई है, हम्म और मार्किंग वाला जो मेरा टर्मिनल है वो मेरा फायर्स है। मैं वहां हम्म पे, क्योंकि वो ट्रेडिंग व्यू वाला थोड़ा सा फील देता है, तो वहां पे हम्म, मैंने मार्किंग लगाई हुई है। और मैं स्टॉक्स की मॉनिटरिंग फायर्स में ही करता हूँ। जीरोधा में ओके। सिर्फ खरीद और बेच, ये दो ही काम अच्छा, होते हैं ये स्टॉक को ट्रैक करते हैं फायर से और खरीद बिक्री करते हैं जीरोधा में, जीरोधा से। इसलिए इन्होंने जीरोधा का कंसोल दिखाया आपको। अच्छा, दूसरा सोमदेव जी का एक सवाल है कि 2 लाख का पोर्टफोलियो है इनका, तो साल में कितना रिटर्न अच्छा माना जाता है? सर मेरे को अभी हुए ही 6 महीने हैं सिर्फ ये वाला पोर्टफोलियो दिखाए हुए। देखिए, एक रिटर्न जो होता है सोमदेव जी, हमेशा याद रखिए, अगर हम जेन्युइन इन्वेस्टर की बात करें, देखिए कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाएंगे, एक जेन्युइन इन्वेस्टर की बात करें, और जेन्युइन इन्वेस्टर कौन होता है? जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर होता है ना, एफआईआई, वो होते हैं जेन्युइन इन्वेस्टर, जो कि बहुत ज्यादा करोड़ों अरबों में पैसा लगाते हैं। ठीक है, तो वो जानते हैं कितना लेके आते हैं भारत में। वो कहते हैं कि भाई हमको ज्यादा मत दो, साल का 15% रिटर्न दे दो, मैं खुश हो जाऊंगा। ठीक है, साल का 15% ईयरली, हमें तुम 15% रिटर्न कर दो, दे दो, मैं खुश हो जाऊंगा। उसके ऊपर जितना आ गया वो बोनस है। ठीक है, उसके ऊपर जितना आ गया वो हमें समझिए बोनस दे रहा मार्केट। अब 15% वो मान के लेके आते हैं, मान के कि हमें 15% तो चाहिए, 20 हो जाए, 25 हो जाए, जैसे 30 हो जाए। जैसे इस साल मार्केट ने कितना रिटर्न दिया अभी तक का, अगर आप देखेंगे तो 30% 40% दिया ना रिटर्न। जी शानदार रिटर्न दिया अभी तक में, 15% से ज्यादा दिया, तो ये बोनस है। लेकिन अगर जेन्युइन रिटर्न की बात करें तो वो 15% होता है। ठीक है, ये जेन्युइन रिटर्न है 15%, उसके ऊपर जितना आ गया वो बोनस है आपका। समझ में आया? बिल्कुल सर, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि एफडी का डबल या 1:2। आगे संजीव जी, मैंने आपको कर दिया था अनम्यूट, आप करिए, बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है संजीव जी। मैं आपको फिर से अनम्यूट करता हूं, मैंने किया अनम्यूट, आप अपने तरफ से करिए। हेलो। हाँ संजीव जी बोलिए। गुड इवनिंग सर। जी जी, गुड इवनिंग। सर मेरा डाउट हमेशा स्विंग में ही हो जाता है। मुझे बार बार ये कंफ्यूजन हो जाता है कि मैंने स्विंग के लिए तो बार बार सब एनालिसिस करके स्टॉक्स ले लेता हूँ। अभी कैसा है ओके। कि मैं जब उसमें प्रॉफिट बुकिंग को जाता हूँ तो मुझे दिखता है कि आगे ये अभी ऊपर नियर बाई, मतलब नियर बाई रेजिस्टेंस के पास पहुंचने वाला है, मतलब हम्म नियर बाई सपोर्ट के पास पहुंचने वाला है। तो फिर मैं सोचता हूँ कि चलो ठीक है, वहां पे जाएगा, फिर देखेंगे वहां पे रजिस्ट करके नीचे आ रहा है, तो उसको ब्रेक करके ऊपर जा हम्म रहा है, तो वहां पे जाता हूँ।
तो वहाँ पे वेट करता है, फिर ब्रेक करके ऊपर जाता है। बट ये प्रोसेस करते करते वो जाता तो है, स्टॉक बराबर जाता है, ऊपर जाता है, बट इसमें टाइम जो है ना, ये टाइम ड्यूरेशन ज्यादा हो जा रहा है, तो उसमें मैं फंस जा रहा हूँ। तो मैंने अभी आपको क्या बोला कि आपको एक टाइम अपना डिसाइड करना है कि आप कितने दिन का स्विंग लेके चल रहे हैं, है ना। अगर उस बीच आपको जितना भी प्रॉफिट मिला, मान लेता आपने 15 दिन का स्विंग माना, 20 दिन का माना, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि मैं स्विंग कितना दिन का मानता हूं। मैं मानता हूं कि मेरा स्विंग 45 दिन का होता है। ओके। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, और चाहे लोग इसमें गलत बोले सही, मैं अपने मेरा जो गुना भाग है, मेरा गुना भाग बोलता है कि मैं 45 दिन का ही स्विंग करूंगा। ठीक है, 45 दिन के अंदर में अगर मेरा जो टारगेट है वो मुझे 5 दिन में मिल गया तो मैं निकल गया, और अगर नहीं आया तो मैं 45 दिन रुकने वाला हूँ। अगर 45 दिन के बीच में स्टॉप लॉस कट गए तो भी मैं निकल जाऊंगा। अगर नहीं कटा स्टॉप लॉस और 45 दिन तक स्टॉक झुला दिया मुझे, मैं पैसा शिफ्ट कर दूंगा दूसरे स्टॉक में। ठीक है, मेरे अभी जैसे एक स्टॉक है 400% का रिटर्न दे रहा है, ठीक है, मैं उसको थर्सडे से टारगेट रखा हूँ, उसको बेचना है मुझे। वो मैं जब बेचने जाता हूँ वो सर्किट मार देता है, वो ऊपर ही, अब वो 400% से ऊपर चला गया, 430 हो गया, 440 हो गया। फिर मैं सोचता हूँ कि आज तो मैं पक्का बेचूंगा, फिर वो ऊपर चला जाता है, फिर मेरे मन में लालच आ जा रहा है कि अरे ये तो फिर सर्किट मारा है, रुक जाओ, है ना, फिर रुक जाओ, अभी ये सर्किट वो मार केस रहा में है। क्या करना चाहिए सर? ठीक वो है, वही तो मैं बोल अब रहा क्या हूँ। है, अब हाँ, अब मैं बता रहा हूँ कि मैंने फाइनली मन बना लिया कि मेरा 45 दिन हो गया कंप्लीट। अब इसको मंडे को इसको निपटा ही देना है। ओके। यानी कल मैं उसको काट फेंक दूंगा, चाहे वो सर्किट फिर से मार दे ऊपर, कोई फर्क नहीं। तो अगर अब लोअर मार देगा, मान लेता हूँ नीचे, तब तो फिर मजबूरी है कि मैं रुक जाऊंगा ना। जी सर। लोअर में तो मैं बेच नहीं सकता, हाँ। लेकिन अगर अपर रहेगा या खुला रहेगा सर्किट तो मैं उसको बेच सकता हूँ। ओके। 400% का रिटर्न 45 दिन में दे रहा है तो खराब थोड़ी दे रहा नहीं सर, सर मुझे वही पूछना था कि आपने अगर देखा कि आपका ये टारगेट आ गया, लेकिन तो आप टारगेट बुक करते टाइम वो स्टॉक का चार्ट तो देखते रहेंगे कि अभी ये यहाँ पे पहुंचा है, इसके ऊपर इसका क्या सिनेरियो है, नीचे क्या सिनेरियो है। तो अब वही मैं कह रहा हूँ कि तो अगर मेरा टारगेट जो मैं मान के चल रहा था कि मुझे दे दिया बंदे ने, ठीक है, तो मैं अपना बिल्कुल उस टाइम पे निकल जाऊंगा सर। और मुझे लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी है तो मैं पूरी क्वांटिटी नहीं निकालूंगा। अच्छा। मैं पूरी क्वांटिटी नहीं निकालूंगा। अगर मुझे लग रहा है नहीं ये और भी जा सकता है, तो एक पेन हो जाता है मन में ना कि मैं हाँ जल्दी हाँ निकल गया। उस जी पेन सर, से बचने के लिए क्या करता वो हूँ, उस प्रॉब्लम। पेन से, हाँ, आपका पेन वही है कि आप जल्दी निकल जाते हो ऐसा सोचते हैं। आप उस हाँ। पेन से बचने के लिए क्या करें, थोड़ी सी क्वांटिटी, छोटी क्वांटिटी छोड़ दीजिए और बड़ी क्वांटिटी एग्जिट कर लीजिए, ओके। ताकि आपको लगा रहे कि अरे मेरा तो भी है उसमें। ठीक है, तो वो पेन से आपको बचा देगा। अच्छा। और ये जो मेरा लॉन्ग टर्म का हो जाता है ना पोर्टफोलियो, इसमें ये मैंने अभी एचडीएफसी में रखा है, तो इसमें कैसा होता है ना, इसमें बस मेरे आईपीओ में जो अलॉटमेंट है ना वही रह जाती है, क्योंकि मैं कभी दोबारा उसमें फिर वो बाई करने जाता ही नहीं। मतलब मैं कोई स्टॉक्स का एनालिसिस किया, सब कुछ किया, फिर उसको मैंने डाल दिया, क्योंकि मेरे मोस्ट ऑफ द पैसे काइट्स में ही रहते हैं, तो ये प्रॉब्लम हो जा रहा है। तो या तो मैं पैसे शिफ्ट कर लूँ एचडीएफसी में, अदरवाइज क्योंकि उसमें जो जो भी मेरे को अलॉटमेंट है, आईआरएफसी हो गया, रेलटेल हो गया, इंडिगो पेंट्स हो गया, जो भी मेरे को अलॉटमेंट वाले हैं वही अभी तक पड़े हैं। उसको रहने दीजिए। अभी तो क्लीन साइंस भी आ गया, तो वो भी उसमें ही पड़ा रहेगा, तो हाँ, तो क्लीन साइंस भी आ गया, अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए उसको कन्वर्ट कर दीजिए। जी सर। उसको लॉन्ग टर्म के क्लीन साइंस, इंडिगो पेंट्स, और आपका जो भी है, रेलटेल, रेलटेल है, आईआरएफसी है। हाँ, अगर रेल टेल है तो बहुत अच्छी बात है। और ये सब एकदम आप बने रहे, आप इसमें कोई टेंशन नहीं। अच्छा। और किन्हीं का कोई सवाल है? तो होल्डिंग सर, तो ये जो लॉन्ग टर्म होल्डिंग रहता है, इसमें ज्यादा स्टॉक्स रखना चाहिए कि स्विंग में? जैसे अभी उन्होंने बोला कि स्विंग के लिए वो 20 स्टॉक देखते हैं और उनका ऑनलाइन एवरेज 15 to 16 रहता है, और होल्डिंग, मेरा होल्डिंग में 5 ही रहता है, और मेरा स्विंग में तो कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाता है, 22, 25, 30 हो जाता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, होल्डिंग दैट मीन्स, देखिए, उतना ही आपको पोर्टफोलियो रखना है जितना एक पेज पर आ जाए। प्रिंट मारिए, और अगर एक पेज पे सारा स्टॉक आ गया तो ठीक है, और A4 पेज से अगर बाहर चला गया तो आपको अपना पोर्टफोलियो मैनेज करने का जरूरत है। ठीक है, क्योंकि अगर बाहर चला जाएगा तो सबको नहीं देख पाएंगे ना। आपको पता है राधा कृष्ण दमानी का 15,000 करोड़ का पोर्टफोलियो है,
ठीक है, एक एग्जांपल ले रहे हैं, राधा कृष्ण दवानी का, आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा, पोर्टफोलियो बनाने वाले लोग। राधा कृष्ण दवानी का 15,000 करोड़ का पोर्टफोलियो और नंबर ऑफ स्टॉक कितना है 24। ठीक है, मात्र 24 स्टॉक में 15,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट है, और हम लोग 1 लाख लगाते हैं, पता चलता है 35 स्टॉक। क्या गलत बोल रहा हूँ? जी सर, 1 लाख में 35 स्टॉक लेके बैठ जाता हूँ, मुकाबला करने लग जाता हूँ उनसे, और वो 15,000 करोड़ रुपया मात्र 24 स्टॉक में लगाए। तो आप जरा ये सोचिए, अगर हम लोग को 15,000 करोड़ हो जाए तो हम लोग तो बिल्कुल टेलीफोन का बिल वाला नहीं, रोलर आता था पहले, पूरा एकदम लंबा लंबा छर्रा एकदम निकलता, उस पर पोर्टफोलियो बनने लग जाए हम लोग का, हनुमान जी के पूछ की तरह, है ना। तो वैसा कभी नहीं करना, उतना ही करना है जितना एक पेज पर आ जाए। अगर एक पेज से बाहर जाने लगा तो उसको मैनेज करिए। सर और ये था कि आपने बोला कि एनुअली मतलब 15 ऑन एन एवरेज 15% लोग मान के चलते कि इतना आ गया तो बहुत है, ऊपर जो आया वो बोनस है। तो बोनस अगर है, किसी का इन बिटवीन ही किसी का पोर्टफोलियो 40% 50% चला जाए, 60% चला जाए, तो क्या उसको पूरा पोर्टफोलियो एम्प्टी करके वापस से पोर्टफोलियो बनाना चाहिए कि प्रॉफिट उसको? बुकिंग तो करना चाहिए। ओके, प्रॉफिट प्रॉफिट बुकिंग बुकिंग मतलब तो जरूर पार्शियल करना चाहिए। प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए कि उसको पूरा एग्जिट पार्शियल करना है? प्रॉफिट बुक करके उसी बुकिंग पैसा से नया पोर्टफोलियो क्रिएट कर, ओके, क्योंकि ठीक है। प्रॉफिट के पैसे सब क्रिएट होगा, ना कि अपने ओरिजिनल पैसे से। अच्छा, नहीं नहीं, सर पैसा, सर अगर पैसा ही प्रॉफिट का रहे तो फिर उसको भी बुक कर देना चाहिए क्या? पैसा, हाँ, बुक करना, प्रॉफिट ऑलवेज आपको बुक करना है। जो पैसा आपके पास आ गया प्रॉफिट का, उस प्रॉफिट के पैसे को कन्वर्ट कर दीजिए वापस इन्वेस्टमेंट में। ओके, क्योंकि इन्वेस्टमेंट, जो आप प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करते हैं ना, तो वो आपका मल्टी प्रॉफिट बना के देता है फिर, क्योंकि आपने अपना पैसा नहीं लगाया ना, प्रॉफिट कमा के लगाया, तो वो पैसा फिर बढ़ना स्टार्ट करता है। तो प्रॉफिट से प्रॉफिट जब होना स्टार्ट होता है तो वो रियल इन्वेस्ट होता है, ओके। क्योंकि सैलरी तो आप इन्वेस्ट करते ही है, कभी आपने प्रॉफिट इन्वेस्ट किया है क्या? नहीं, वो सैलरी तो बस होल्डिंग के लिए तो ये वही क्या बता रहा बोलते, हूँ। आईपीओ के लिए लगा है। हाँ, तो वही, तो जो प्रॉफिट इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे ना, तो वेल्थ क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, इस बात को ओके, समझ, चलिए। और किसी का कोई सवाल है? किसी का? और सारे लोग सिर्फ सुन रहे हैं, एकदम सुनना नहीं है, पूछना है, क्योंकि आप पूछेंगे नहीं तो ये बताएंगे नहीं, ये बताएंगे नहीं तो मैं उस पर क्लियर करूंगा नहीं। आपका सवाल जो नहीं पूछता, दो ही आदमी होता है इस दुनिया में जो सवाल नहीं पूछता है, या तो वो बहुत ज्ञानी है या तो वो मुर्दा है। अब आप डिसाइड करिए आप किस कैटेगरी में आते हैं अगर आप सवाल नहीं पूछते हैं तो। या तो ज्ञानी आदमी सवाल नहीं पूछता, चुपचाप शांत बैठा रहता है एक कोने में, देखते हैं ना, और दूसरा जो मुर्दा होता है, जो मर चुका होता है, तो वो नहीं पूछता। हाँ, अब देखिए एक जागे, सागर जी पूछ रहे हैं सर स्विंग के लिए स्टॉक कैसे सेलेक्ट करें, ऑल टाइम हाई का टारगेट कैसे डिसाइड करते हैं? अशोक जी मैं माइक दूं आपको, आप जरा अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए, ऑल टाइम हाई का टारगेट कैसे डिसाइड करते हैं? ऑल टाइम हाई खुला आकाश होता है ना। मैं माइक दे रहा हूँ, 1 मिनट अशोक जी को। अशोक जी मैंने माइक दिया है, अनम्यूट करिए। कर लिया अशोक जी? हेलो। हाँ अशोक जी नमस्कार। हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। जी जी जी। तो अभी अशोक जी का बता रहा हूँ कहानी। अशोक जी का 15 दिन पीछे का एक्सपीरियंस ये बताएंगे कि कैसा एक्सपीरियंस रहा है। 15 दिन पीछे, 1 महीना पीछे, आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। 15 दिन पीछे, 1 महीना पीछे मैंने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया और आपसे मतलब रवि जी से डिस्कस करके कि मुझे शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करना है और उसी पैसे को घुमाना है, रोटेट करना है। उन्होंने मुझे 3 स्टॉक बताए थे, तो 3 में से 2 स्टॉक तो मैं 20% प्रॉफिट के साथ एग्जिट हो चुका हूँ, एक स्टॉक पेंडिंग है अभी, और कुछ और स्टॉक, वो पैसा मैंने कुछ और स्टॉक इनसे डिस्कस करके वो भी यानी ये पैसा प्रॉफिट को भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें से प्रॉफिट कमाया, 3 स्टॉक मैंने बताया, 2 में प्रॉफिट बुक करवा दिया, और उसी प्रॉफिट के पैसे को फिर मैंने दूसरे स्टॉक में रोटेट करवाया कि आप उसके पैसे को दूसरे में लगाए, और वहां पे भी इनको प्रॉफिट बन रहा होगा। सर तो मैंने भी यही किया है। 30,000 का इन्वेस्टमेंट था, वो 1,03,000 का ऐसे ही बना। वाह, जबरदस्त। तो प्रॉफिट को इन्वेस्ट करिए। लोग सैलरी इन्वेस्ट करते हैं, बड़ी बात नहीं है, बहादुरी वहां पे है
जब लोग प्रॉफिट इन्वेस्ट करते हैं। जब जो प्रॉफिट इन्वेस्ट करता है रियल पैसा वही बनाता है। रतन इंडिया को 500% लेके निकाल दिया तो सही किया सर, प्रताप जी लिख रहे बहुत बढ़िया किया सर। 500% का प्रॉफिट लेके अगर आपने निकाला है तो खराब थोड़ी निकाला है सर, मतलब इससे बढ़िया और क्या चाहिए। अब पूरा पूरा एनईसी लेके जाएंगे कर समंदर। 500% शानदार प्रताप जी। होल्डिंग स्टॉक को आपने कभी बेचकर इंट्राडे में प्रॉफिट कमाया है क्या? प्रशांत मारे जी का देखिए सवाल है, होल्डिंग स्टॉक को आपने कभी बेचकर इंट्राडे में प्रॉफिट कमाया है क्या? होल्डिंग स्टॉक और इंट्राडे स्टॉक में क्या फर्क है, पहला तो मेरा ये क्वेश्चन रहेगा फिर। हाँ प्रशांत जी आप ही से है आप बताएं। क्योंकि अल्टीमेटली हम सब लोग प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं। अगर आपको फिर भी लगता है कि ये होल्डिंग के लिए और बढ़िया है तो मैं फिर उसको अलग अकाउंट में होल्ड करूंगा। मैंने तो हमेशा यही बोला 3 अकाउंट रखिए अलग अलग, लेकिन ये एक में मिक्स कर रहे हैं तो आप फंस सकते हैं। आप कभी भी होल्डिंग वाले के इंट्राडे में मत डालिए, इंट्राडे को होल्डिंग में मत डालिए। एक बंदे ने मुझे बताया, अब मैं बता रहा हूँ एक्चुअली पूछना क्या चाह रहे हैं, अब मैं बताता हूँ। देखिए जहां तक मैं समझ रहा हूँ ये चाह रहे हैं कि मान लेता हूँ IRCTC का स्टॉक है इनके पास होल्डिंग में, तो जाहिर सी बात है होल्डिंग में तो प्रॉफिट आ रहा है ना इनको। अब वो स्टॉक गिर रहा है, सपोज वो स्टॉक गिर रहा है तो इसने सेल मार दिया। इन्होंने क्या किया, सेल मार दिया उस स्टॉक को, तो वो स्टॉक नीचे आ गया, यानी होल्डिंग में तो प्रॉफिट था ही। अब इन्होंने इंट्राडे में उसको सेल मार दिया, तो सेल मारा और वापस इंट्राडे में ही नीचे आके बाय कर लिया उसको। ठीक है, यानी होल्डिंग को सेल कर दिया। इसी को बचाने के लिए ना सेबी क्या बोला कि भाई सारे लोग होशियार बन रहे हैं तो ऐसा करते हैं, एक तो TOTP वाला स्कीम लगा देते हैं, और दूसरा अगर आप होल्डिंग बेच देते हो तो 75% ही मार्जिन यूज कर पाओगे, पूरा मार्जिन यूज नहीं कर पाओगे पूरे होल्डिंग का। तभी सेबी वाले ने इधर से कान पकड़वा दिया उधर। अब लोग वहां पे फंस जाते हैं, 75% ही यूज कर पाता है, बाकी 25% चला जाता है बेचने में। ये समस्या हो गया। सर आपने जिस स्टॉक का एग्जांपल दिया ना उसका स्टोरी में एक छोटा सा वो बताता हूँ। IRCTC मेरे स्विंग में भी है और मेरे पोजिशनल में भी है। पोजिशनल में इसलिए है कि आपने बोला 3000 तक जा सकता है, बिल्कुल वो पोजिशनल है सर। 2600 तो हो गए। हाँ वही बता रहा हूँ। और मेरे स्विंग में है तो मैंने 2000 पे लिया हुआ था, मैंने 2430 रुपए पे बेचा क्योंकि वो पोजिशनल था। लेकिन मेरा होल्डिंग में अलग है क्योंकि वो मुझे पता है कि 3000 तक जाएगा। बिल्कुल। उसको मैंने 1900 पे रिकमेंड किया था वो रेलवे वाले थीम में कि ये बोल के कि भाई ये 3000 जाएगा, 2600 वो दे दिया, 400 रुपए उसको और देना है, अपना काम हो जाना है वहां पे। और अगर जिसको लॉन्ग टर्म रखना है उसको रखे रहिए, वो 3000 के भी ऊपर का माल है, क्योंकि रेलवे भारत का लाइफ लाइन है ना। और अगर रेलवे में आप जा रहे हैं तो आप मतलब IRCTC में जा रहे हैं। अगर आप पेटीएम से टिकट बुक करा रहे हैं तो आप IRCTC से बुक कराए, बाय डिफॉल्ट वो आपसे ID पासवर्ड मांगेगा IRCTC का जब पेटीएम से बुक कराएंगे। अगर आप यात्रा.com से कराते हैं, इजी ट्रिप से कराते हैं, किसी से भी, वो आपसे ID पासवर्ड IRCTC का मांगेगा। किसी को एक्सपीरियंस है इस बात का, बताएंगे मांगता है कि नहीं टिकट बुक कराते वक्त? सर मेरा 90% खानदान रेलवे में काम करता है। मांगता है ना हर्षित जी। यानी आप घूम फिर के हर हाल में किसको यूज कर रहे हैं, IRCTC को। उसका मुकाबला नहीं है। याद रखिए 2 ही स्टॉक है, 3 स्टॉक है भारत में, सॉरी 3 कंपनी है भारत में जिसका मुकाबला नहीं है। पहला हल्दीराम, दूसरा अमूल और तीसरा IRCTC। ठीक है, हल्दीराम और अमूल नहीं है स्टॉक मार्केट में, लेकिन IRCTC है। इस तीनों का मुकाबला नहीं है। हल्दीराम कहते हैं क्यों इसका मुकाबला नहीं सर? आप रिक्शा चालक से लेके 5 स्टार में खाने वाले लोगों के हाथ में अगर भुजिया का पैकेट देखेंगे तो वो हल्दीराम का मिलेगा। कभी इस चीज को ध्यान दिया? रिक्शा चालक भी वही खा रहा है भुजिया जो 5 स्टार में बैठा हुआ आदमी खा रहा है, वो हल्दीराम का पैकेट होता है। कितने लोगों को एक्सपीरियंस है इस बात का? बीकाजी उसका मुकाबला नहीं है। 7 बजे से 11 बजे तक रात को संजीव जी लिखते बिल्कुल सही कहा सर आपने। 7 से 11 का मुकाबला बीकाजी नहीं कर पाएगा, नहीं कर सकता सर। हल्दीराम का मुकाबला कर ही नहीं सकता वो। और दूसरा अमूल का मुकाबला है कहीं?
अमूल का मुकाबला पूरे इंडिया में किसी का पास नहीं, लेकिन अमूल स्टॉक मार्केट में नहीं है, और ना हल्दीराम। लेकिन IRCTC का भी मुकाबला पूरे इंडिया में किसी से नहीं है, लेकिन वो संजोग से आ गया स्टॉक मार्केट में। मैं भी हल्दीराम का बहुत बड़ा फैन हूँ, सागर जी लिख रहे हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है बहुत अच्छा अमोल जी का। देखिए अमोल जी का क्वेश्चन, अभी आप लोग टाइप मत करिए, अमोल जी ने बहुत मेहनत किया है टाइप करने में। लिखा, सर आपने एक बात बोली कि प्रॉफिट में वेट करना चाहिए और लॉस में निकल जाना चाहिए। बिल्कुल, बट ये समझे कैसे, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है कि M&M के मेरे पास 777 का बाइंग था 777 पर, और सेकेंड डे वो 852 का हाई लगा के उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग हुई, और वो स्टॉक अब मेरे बाइंग प्राइस के पास ही घूम रहा है। ठीक है, अब इस बात को 2 से 3 मंथ हुआ, बट अब क्या है, अब पछता रहा हूं कि तब प्रॉफिट बुकिंग करके बाहर क्यों नहीं निकला, या बाहर निकला होता तो अच्छा था। हाँ, तो आपने प्रॉफिट बुक नहीं करते, वो लास्ट में क्या बुक करते हैं, मेरा आइडियल सेंटेंस, वो लॉस बुक करते। आप भी कहीं ना कहीं उसी के पास बैठे हुए हैं ना, आप भी वही लॉस बुक करने के। लेकिन चूंकि M&M हमारा फंडामेंटली बहुत अच्छा स्टॉक है, M&M का गार्जियन बहुत अच्छा है, और आपने उसके साथ रिलेशन बना लिया है, शादी कर लिया है उसके साथ, इसका मतलब आपने घर परिवार देखा, उसका घर परिवार बढ़िया है, उसके घर परिवार में कोई केस है, बल्कि उसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, उसका फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छा है। तो आज ना कल थोड़ा टाइम दें, आप दोनों की जो रिश्ते हैं ना वो सुधर जाएंगे, मतलब समझ रहे, प्रॉफिट में आ जाएंगे और जल्दी आ जाएंगे। चलिए, बढ़िया। और किसी का कोई सवाल? एक बहुत फेमस ब्रांड हो रहा है जिसको आप लोग ध्यान से देखते होंगे, लेकिन वो स्टॉक मार्केट में नहीं आया। ब्रांड बहुत फेमस हो रहा है धीरे धीरे, उसका नाम है, वो सेजवान चटनी देखा है प्रचार, वो किसका ना, कौन हीरो है वो, रणवीर सिंह, है ना, चिंग सेजवान है ना, जी। चिंग्स, हाँ चिंग्स। उस वो ब्रांड बहुत फेमस हो रहा है, और उसको बनाता कौन है पता है, वो इंडियन कंपनी। नाम सारा चाइनीज है, पर कंपनी है इंडियन। और वो कंपनी का नाम नहीं, ITC नहीं बनाती, नाम है उस कंपनी का कैपिटल फूड। ठीक है, कैपिटल फूड, और वो शायद कोलकाता की कंपनी है, वेस्ट बंगाल। कैपिटल फूड उसका नाम है, वो इंडियन कंपनी है। और स्मिथ एंड जॉन्स ब्रांड है ना, स्मिथ एंड जॉन्स, जिसका चाउमीन वगैरह मैगी वगैरह भी आता है, वो भी उसी का ब्रांड है, कैपिटल फूड का ये। ठीक है, हाँ पेटीएम का IPO सर बढ़िया रहेगा, बशर्ते आ जाए बढ़िया से तब ना। ऐसे मेरा उसमें भी निगेटिव व्यू है पेटीएम पर। ठीक है, लेकिन देखेंगे, अभी उसको आने देते हैं, उसका सारा फाइनेंशियल देखेंगे उसके बाद ही ना। तो अच्छा, आज मैंने एक स्टॉक सेलेक्ट किया है होल्डिंग के लिए, उसमें आपका व्यू क्या नाम है, CTE बने रहिए, CTE बढ़िया है, CTE बढ़िया है सर, CTE अच्छा स्टॉक है, बने रहिए। कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज टीव, क्या नाम है उसका, पूरा नाम भूल रहा हूं मैं, KPM सर, KPM मतलब कैपिटल फूड है ना उसका नाम, में वो नाम पूछ रहे ना आप, कैपिटल फूड है उसका नाम। ठीक है, अब प्रताप जी उसका क्या नाम है, CTE का वो नाम मैं भूल रहा हूँ उसका नाम, कैम्ब्रिज टेक्नोलॉजी, हाँ वही वही बोला कि कैम्ब्रिज करके कुछ नाम है उसका। अच्छी कंपनी है बिल्कुल। पेटीएम में वैल्यूएशन का गेम है, थोड़ा पेटीएम को समझना पड़ेगा, अभी पेटीएम आने दीजिए। हालांकि मेरा व्यू अभी से उस पर मामला गड़बड़ है। ठीक है, उसके बाद एक प्लस पॉइंट है कि वो ब्रोकिंग में भी आ गया है, स्टॉक ब्रोकिंग का भी काम करने लग गया है, इसके वजह से थोड़ा सा वो मुझे ठीक लग सकता है। लेकिन और बाकी चीज करें तो वो भी लॉस मेकिंग कंपनी। अच्छा, और कोई सवाल है इनसे? अगर सवाल नहीं है तो फिर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग। कोई और सवाल? आप इंट्राडे बिल्कुल नहीं करते क्या, संजीव जी का सवाल।
उपेंद्र जी आपसे पूछा जा रहा है, आप इंट्राडे बिल्कुल नहीं करते क्या? जी सर। आप संजीव जी आपसे पूछ रहे हैं कि आप इंट्राडे बिल्कुल भी नहीं करते, और हर्षित जी पूछ रहे हैं कि ओनली टेक्निकल एनालिसिस करते हैं कि प्राइस एक्शन भी चेक करते हैं। सर मैं हर्षित जी का जैसे पहले जवाब दूं तो मैं प्राइस एक्शन और टेक्निकल एनालिसिस तो करता ही हूं, और वो डेली बेसिस पे। ज्यादा मेरे को टाइम नहीं मिलता है, लेकिन अगर लेट हुआ भी तो रात को 12 बजे 12:30 बजे जब भी मेरे को मौका मिलता है वो टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन तो लाइव मार्केट में देखता ही हूं। ओके। दूसरा क्वेश्चन है, आप इंट्राडे बिल्कुल नहीं करते? नहीं, ऐसा नहीं है। इंट्राडे में करता हूं, लेकिन इंट्राडे में मेरे को कन्विक्शन या यूं कह लीजिए कि मेरे को विश्वास थोड़ा कम है अभी, तो वो एक्सपीरियंस मैं अभी ले रहा हूं क्योंकि टाइम मुझे कम मिलता है। तो मंडे और फ्राइडे आपके साथ आता हूं, चाहे मैं करूं या ना करूं, लेकिन मैं आपके साथ मंडे टू फ्राइडे जरूर आऊंगा, मंडे एंड फ्राइडे। ओके। आप अगर मंडे और फ्राइडे में आपने 4 स्टॉक या 3 स्टॉक या 2 स्टॉक में पोजीशन लिया इंट्राडे में, लेकिन पहले मैं उसको वॉच करता हूँ, मॉनिटर करता हूँ कन्विक्शन के साथ, मेरा अपना सिंक अप होता है, तब जाके मैं वो पोजीशन लेता हूँ। लेकिन वो मेरी रिस्क और वो सब फिर वो सारी चीजें आती हैं जो आपने कोर्स में बताई है। ओके। ओके। हर्षित जी लिख रहे 6 मंथ में आपने 3 गुना कर दिया अपना कैपिटल। सर वो तो इनका वो उसके लिए मैं बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि मेरे को इतना ब्रह्म ज्ञान मिल गया इन 3 महीनों में या 6 महीनों में, ऐसा नहीं है। मार्केट पिछले लॉकडाउन के बाद से एक वन वे चल ही रहा है, तो एक वो भी एक रीजन है। प्लस उसमें मैं कुछ सीखा भी हूँ, सर से बहुत कुछ सीखा हूँ और अपने से थोड़ा सा सीखा हूँ, इसलिए वो ऐसा हुआ है। मैं इसमें सारा क्रेडिट अपने ब्रह्म ज्ञान को नहीं दूंगा। ये कोई ब्रह्म ज्ञान या रॉकेट साइंस, सर ने पहले ही काफी बोला है कि कोई रॉकेट साइंस यहाँ नहीं चलता है। और 6 महीने में इतना भी मैं न्यूटन या कोई ऐसा साइंटिस्ट नहीं हूँ कि 6 महीने में इतना ज्यादा कुछ सीख जाऊं। यहाँ हर आदमी देखिए, को मेरा मानना है कि स्टॉक मार्केट में जितना एक रसोइया सक्सेस हो सकता है, वैज्ञानिक उतना सक्सेस नहीं कर सकता। और इसका एग्जाम्पल मैं बता सकता हूँ, अल्बर्ट आइंस्टाइन फेल हो गए थे स्टॉक मार्केट में। जी दुनिया बिल्कुल के सही कहा महान सर आपने। वैज्ञानिक वो फेल हो गए थे स्टॉक मार्केट में, लॉस कर गए थे। और एक डांसर एक डांसर डरवास दरवास 1956 ईस्वी में 10 करोड़ का मालिक बन गया स्टॉक मार्केट से। 1956 ईस्वी में 10 करोड़ डॉलर, 10 करोड़ डॉलर, 10 करोड़ रुपया नहीं, 10 करोड़ डॉलर। एक मामूली सा डांसर दरवास, है ना, जिनके नाम पे दरवाज बॉक्स थ्योरी बना है, वो डांसर सक्सेस कर सकता है क्योंकि उसको होम साइंस आता है, लेकिन वो वैज्ञानिक सक्सेस नहीं करेगा क्योंकि उसको रॉकेट साइंस आता है। और हम स्टॉक मार्केट में हवाई जहाज लेके आते हैं दिमाग में भर के, और हम 95 लोग वही लेके आते हैं। अब तो और भी बढ़ गया है, 97 हो गया है। अब तो रेशियो और भी बढ़ गया है। पहले 95 लोग लेके आते थे, अब 97 लोग लेके आते हैं रॉकेट, हवाई जहाज। ठीक है, और वो 97 उसी हवाई जहाज में बैठ के निकल जाते हैं वापस। सर सिर्फ सर की बातें सुनेंगे तो बहुत बहुत सीखने मिलता है, इसलिए मैं हर बार यही कोशिश करता हूँ कि सर का कोई भी क्लास मिस ना हो। थैंक यू सर। तो यही तो मैं शुरुआत से बोल रहा हूँ आप लोगों को कि अगर आप सर के वीडियोस देख रहे हैं या कुछ भी सर की बातें या सर के स्टेटमेंट सुन रहे हैं, तो आप बस उसको एज ए यूट्यूब वीडियो देख के ना निकालें, उनको नोट करें, और उसमें से जो बातें आपको पसंद आती हैं उनको आप अलग डायरी में लिखें, अपना एक दीवार पे उसको अलग से बोर्ड बनाएं, लिखें, कुछ तो मतलब ऐसा करें कि आपको वो बातें हमेशा याद रहें। और कुछ ऐसे डायलॉग हैं सर के, या सर के कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स हैं वो मैंने अपने जहन में बिठा लिए हैं, जैसे कि जो लोग प्रॉफिट बुक नहीं करते वो लॉस बुक करते हैं, रॉकेट साइंस काम नहीं करती होम साइंस काम करती है। ऐसे बहुत सारे सर के डायलॉग्स हैं, और वो इसलिए बार बार उनके मुंह से निकलते हैं क्योंकि वो डे टू डे रूटीन में या अपने लाइफ एक्सपीरियंस में उन्होंने ये फील किया है। बस बात है उनको समझने का कि सर ने अगर ऐसा बोला है तो क्यों बोला है। इतना अगर हम समझ गए तो हम अपना काम कर देंगे। दिमाग में सर की हर बात दिन रात घूमते ही रहता है। अरे सर मेरा क्या
हमारा राजा भी लॉस हो गया। हाँ, मेरा क्या हुआ, मारा सत हुआ, हमारा राजा बेटी में लॉस हो गया। क्या कह रहे संदीप जी? मेरे साथ हुआ, हमारा राजा में लॉस हो गया। अच्छा, मेरे साथ हुआ, हमारा राजा में लॉस हो गया, ये लिख रहे हैं सुखदेव जी। हाँ हाँ हाँ, जो प्रॉफिट बुक नहीं करते वो लास्ट में लॉस बुक करते हैं। सर कोई बात नहीं, आप अपना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करें। और मेरा ये देखिए, छोटा पेट और छोटा टारगेट जल्दी कंप्लीट होता है, जल्दी पे छोटा पेट जल्दी बढ़ता है, छोटा टारगेट जल्दी कंप्लीट होता है, जल्दी अचीव होता है। इसलिए छोटे छोटे टारगेट रखिए। मुझे 2 रोटी का भूख है, जल्दी पेट भर जाता है। और मुझे 10 रोटी का भूख रहेगा, लेट से भरेगा, क्योंकि 10 रोटी बनने में भी टाइम लगेगा और खाने में भी टाइम लगेगा, है ना? ये भी तो नहीं पता सर कि 10 रोटी बनेगी भी कि नहीं। वही मैं बोल रहा हूँ। तो मेरा मेरा हमेशा रहता है कि जो छोटा पेट और छोटा टारगेट वाले कभी दुखी नहीं होते, ठीक है? वो हमेशा भरा हुआ रहता है, संतुष्ट रहता है। और दूसरा, जिसने देखा दिन भर मार्केट, शाम में खाली उसका पॉकेट, वो शाम में 0 करके घर जाएगा, जो दिन भर मार्केट देख रहा है। 800 के टारगेट के लिए होल्ड रख करके रखा था, ठीक है सुंदर जी, आ जाएगा 800, लेकिन स्टॉप लॉस कट गया तो आप बाहर निकल जाइए, दोबारा उस प्राइस पे आएगा, फिर एंट्री करेंगे। अभी स्टॉप लॉस कट गया तो सिंपल सी बाहर बैठ जाएंगे, है ना? डू यू हैव एनी फेवरेट पैटर्न? चिराग जी का सवाल है आपके साथ, उपेंद्र। सर के बताए हुए इतने पैटर्न है, उसमें से जो आपको अपने दिल से पसंद आ रहा है आप उसको चूज करिए, उसी पे स्टिक रहिए, और वही आपका फेवरेट भी बन जाएगा और उसी से आप पैसा भी कमा लेंगे। कहेंगे बस याद ही नहीं रहा कौन दिन कौन सा क्लास है, वो खुद भूल जाएगा आदमी। 6 महीना चलाएगा, क्या करेगा फायदा? इसलिए सर शुरुआत में कंफ्यूजन जरूर होगा, लेकिन जितना आपने बताया उसको ही अगर हम ठीक से लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लें अपने एक्सपीरियंस के साथ, तो वो भी काफी है। और जब इतना एक्सपीरियंस आ जाएगा और आपके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे, तो अपना खुद का भी कुछ जोड़ पाएंगे आगे चल के। मैं तो बिल्कुल इस बिल्कुल उम्मीद में चलता हूँ। अपना ही जोड़ पाते हैं। तो देखिए सर, हमने भी जो किया है, अपना चीज को ही जोड़ बिल्कुल के किया है, ठीक है? बिल्कुल। क्योंकि कोई भी व्यक्ति तब तक सक्सेस नहीं हो सकता है जब तक, हम हमेशा कहते हैं कि सचिन का बैट पकड़ेंगे तो हम सचिन कभी नहीं बन पाएंगे, हम बन ही नहीं सकते, है ना? क्योंकि सचिन के बिल्कुल जैसा मैंने प्रैक्टिस ही नहीं किया है, ठीक है? और अगर मैं सचिन के जैसा प्रैक्टिस करूं तो हो सकता है प्रैक्टिस करते करते मुझे कुछ अलग से नजर आ जाए, मैं उसमें और ऐड कर दूं, तो सचिन से बढ़िया बन जाऊंगा। लेकिन सिर्फ बैट पकड़ लूंगा तो नहीं बन पाऊंगा उसका। ये क्या लिख रहे हैं, स्विंग के लिए मेरा अलग है, बस एक मूविंग एवरेज देख लेते हैं, ठीक है? कोई बात नहीं। फेक ब्रेकआउट कैसे समझे? एनी आइडिया, आपने कभी फेक ब्रेकआउट का सामना किया है? सर बिल्कुल फेक ब्रेकआउट का मैंने सामना किया है, लेकिन फेक ब्रेकआउट में मैं ये कहूंगा कि स्टॉप लॉस जो आपने जो भी स्ट्रेटेजी यूज की है, जिस भी पैटर्न में आप ब्रेकआउट देख रहे हैं, उस ब्रेकआउट के हिसाब से या उस पैटर्न के हिसाब से आपका स्टॉप लॉस बनता है। अगर आपके पैटर्न में स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, देन आपके लिए वो फेक ब्रेकआउट है। और वहीं पे काम आता है घूम फिर के वही कहानी, रिस्क मैनेजमेंट। क्योंकि मैं न तो मार्केट का बॉटम पकड़ सकता हूं, न मार्केट का टॉप। ना बॉटम पकड़ सकते हैं ना टॉप पकड़, कोई नहीं पकड़ सकता, कोई नहीं पकड़ सकता ना बॉटम और टॉप। और मुझे पता होना चाहिए कि मुझे कितनी रोटी की भूख है। बस बस बस, ये सबसे बड़ी बात है कि आपको भूख कितने रोटी की, पूरा होटल नहीं खाना है। पूरा होटल तो मैं नहीं खा पाऊंगा, और मैं बिना रोटी खाए भी नहीं रह पाऊंगा। बिल्कुल। घर में भी अगर चाहे वाइफ हो चाहे मम्मी हो, अगर खाना बना रही है तो वो आपसे जरूर पूछेंगे कि तेरी कितनी रोटी बना दूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सही 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 सही। कभी कभी ऐसा हुआ है आपको बोला जाए तुम खुद बना लो? हाँ सर हुआ है। तो फिर मैं अगर कंडीशन में हुआ ठीक ठाक तो मैं मंगा लेता हूँ। नहीं, पहले तो फिर बना भी लेता था, लेकिन अब तो जोमेटो का सहारा है, तो फोन घुमा देता हूँ। क्योंकि सर हमारी जनरेशन में जोमेटो स्विगी आ गए हैं। पहले की जनरेशन में नहीं थे। मैं तो घुमा लेता हूँ। तो हमारे पिताजी तो बनाते थे, अगर मैं वैसे बात करूं। तो होता है। और इसीलिए सर ने बर्गर किंग को डे 1 से चूज किया हुआ है
कि आने वाला हाँ, जनरेशन मैं तो सर कहता मैं हूँ कि मेरा आपकी हर जनरेशन बात वही को खाए। ना, आपकी हर बात को मैं मार्केट से जोड़ के देखता हूँ और रियल लाइफ से जोड़ के देखता हूँ, तो मुझे पता है मेरी फर्स्ट क्लास के नोट्स में लिखा हुआ है कि सर ने कहा है कि बर्गर किंग ले लो, ये आपको आने वाले टाइम में जरूर देगा। और मैंने बर्गर बच्चों को भी सिखाया है कि बर्गर खाओगे तो पॉटी बनेगी, और नहीं और खरीदोगे तो पैसा बनेगा। पैसा बनने। हाँ, अब ये क्या तो ले, मैंने अपने बच्चों को अब सिखाया है। बर्गर महंगा मिलेगा। अभी 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 दारू की कंपनी है HDPL, छोटी सी कंपनी है, सोम डिस्टिलरी। उसका एक प्राइस है 45 रुपए का, 50 रुपए का एक स्टॉक का, और उसके दारू की बोतल मिलती है 800 रुपए में। ये प्रॉब्लम है कि उसका शेयर मिल रहा है 50 में, दारू मिल रहा है 800 में। अब कौन मेरे लिए सस्ता है? पीऊंगा तो मरूंगा, खरीदूंगा तो जीतूंगा। एक और आपका एक और वीडियो मैंने देखा था जिसमें आपने कहा था कि अगर मैं एक बर्गर खाऊंगा तो 3 बर्गर किंग खरीदूंगा। हाँ, अगर मैं एक जगह एक पैसा, जितना पैसा मैं वहां इन्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर मैं पैसा बाहर खर्च करूँ उतना ही पैसा मैं उसी चीज को यहाँ खरीदूंगा। अगर मैंने एक बर्गर खा लिया बाहर, तो मैं उस पैसे उतना ही वैल्यू का यहाँ पे स्टॉक खरीदूंगा। हाँ मतलब मैं बर्गर किंग के लिए नहीं बोल रहा हूँ, वैसे हाँ, अदर आपने अदर यही बोला था कि अगर मैं बाहर अगर किसी चीज में खर्च कर रहा हूँ तो उतने का ही अगर कोई स्टॉक अवेलेबल है तो मैं मार्केट में, लूंगा। अगर उसका कंपनी लिस्टेड है तो मैं उतने का 3 गुने का खरीदूंगा। मुझे कोई वही फर्क मैंने नहीं लाइन पड़ता। पकड़ी हुई है सर। मैंने कभी क्वांटिटी पे कभी दिमाग ही नहीं लगा। आप देखेंगे कुछ कुछ स्टॉक्स के मेरे पास क्वांटिटी ना 5 क्वांटिटी पड़े हैं अभी तक होल्डिंग में। कारण कि वो स्टॉक बड़े प्राइस का भी है, और मैंने कभी उसको जीवन में एक डब्बा जाके कलर खरीदा सपोज, तो कलर का प्राइस बड़ा है, तो मैंने उसको 5 ही क्वांटिटी खरीद पाया उतने प्राइस में, तो वो 5 पड़ा हुआ है, उससे उससे मुझे कोई लेना नहीं है, कुछ वो तो लेना देना। जब अगली बार खरीदूंगा फिर मैं उसका शेयर खरीदूंगा। वो तो सर रिस्क मैनेजमेंट और अपना पॉकेट का साइज दोनों चीज देखना होता है। सीधी सी बात है। ठीक है, तो वो पैसा वैसे ही बनता है सर। पैसा ऐसा नहीं कि मैंने आपको सिखाया, आपसे जो पैसा लिया मैंने उससे पैसा बनाया। वो क्या है कि अभी खाऊंगा निकल जाएगा, लेकिन जो पैसा आप पकड़ के बैठ गए है ना, और जो पैसा मार्केट में रोटेट कर दिया, वो पैसा जो आपको बना के दे रहा है उसका कोई तोड़ नहीं है, उसका कोई तोड़ नहीं। मैंने कैमलिन जब 37 पे था तब भी बोला था लोगों को कि ले लो, ये ऐसा बना के आपको पैसा देगा कि फिर आप ध्यान याद करोगे। जिन लोगों ने उस वक्त मेरा बात माना होगा कैमलिन में, आज वो इंजॉय मारते होंगे। वो अगर गलती से भी 1000 क्वांटिटी 37,000 रुपया भी कैमलिन में लगाया होगा, तो वो 37,000 आज उनका 5 लाख बना होगा। इतना ज्यादा रिटर्न दिया है कैमलिन ने, यहाँ पे बैठे होंगे लोग बता देंगे। जी सर। तो ये पकड़ना है कि कहाँ पे हमें मौका मिल रहा है। और तब लिया जब मार्केट डाउन में था, मार्केट में मूवमेंट नहीं था, साइडवेज जोन में था मार्केट, तब 2018 में मार्केट गिरा हुआ था। उस टाइम 37 रुपए के भाव से कैमलिन लेके बैठा, और तभी बोला था ये 170 का मेरा रेट होगा, 170 आएगा तो मैं मॉडिफाई करूंगा। 170 इस साल आ गया, और उसको फिर मॉडिफाई करके मैंने 500 रुपए किया कि मेरा कैमलिन में टारगेट 500 का, तो 225 हो गया है। 225 वो हो चुका है, 225 को और देना है, वो दे देगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो बहुत अच्छा रहा सवाल जवाब। बहुत कुछ समझ गए होंगे, सीख गए होंगे, पता चल गया होगा सवाल जवाब का ये सिलसिला। उम्मीद है पसंद आया होगा। बहुत कुछ समझने का आपको मिला, सीखने को मिला। ये कोशिश जारी रखूंगा, फिर आगे भी कोशिश करता रहता हूँ कुछ लोगों से बात करके यहाँ पे जो शेयर करना चाहते हैं अपना एक्सपीरियंस, बिल्कुल शेयर करें। कोई हैं आप लोग और भी करना चाहें तो मुझे बताइएगा, मैं जरूर फिर अगला बार ऑर्गेनाइज करूंगा, टाइम बता दूंगा आप लोग को, नो प्रॉब्लम। तो बने रहिए, जुड़े रहिए। चलिए, गुड नाइट। समय 10:44 हो गया। चलिए, सेशन क्लोज करता हूँ सर।